हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स का लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी क्या होता है। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, इसे समझने के लिए आपसे मैं पहले कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके आप आंसर देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आयनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर जिसमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई कोवैलेंट कंपाउंड कौन होते हैं, तो आप कहोगे सर जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो आप कहोगे सर कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब एक एलिमेंट या एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनते हैं हम उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका। अगर मैं आपसे पूछूं भी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो आप कहोगे सर कि एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड अलग हुए और कोवैलेंट कंपाउंड अलग हुए। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और वो वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं, और जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो वाटर में भी इनसोल्यूबल होते हैं। ये बात हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके बीच जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि बहुत पावरफुल फोर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और जबकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड की तुलना में वीक होते हैं। तो अब इनका रिलेशन पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी से कैसे है, तो अब मेरी बात ध्यान समझिए। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक बॉन्ड हैं उनमें अगर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? भाई आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकते हैं, नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकते हैं। और आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं उनके आने का कारण ही पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी ही है। मतलब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी को अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये जान जाएंगे कि किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर जो कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ गए हैं कि जहां पर वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बने हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाए, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू होगी जब भी तो कोवैलेंट कैरेक्टर आएंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी इफेक्टिव हो जाएंगी। तो चलिए फिर समझते हैं हम आज पोलराइजिंग पावर क्या है और पोलराइजिबिलिटी क्या है। देखिए बहुत ध्यान समझेंगे, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, अब बस आप ध्यान से समझिए बात को। आपको किस तरह से ये नोट करना है, अपने फेयर में उतारना है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। पहले आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए। देखिए ये है आपका कैटायन, और हम जानते हैं कैटायन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बात सच है? बिल्कुल सच है। और ये है आपका एनायन, और एनायन पर जो होता है वो क्या चार्ज होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को देने के बाद बना है और जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद बना है, मतलब कैटायन इलेक्ट्रॉन देते हैं और एनायन इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लियर? देखिए कैटायन है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज में दिखाया है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इसी तरह से देखिए ये एनायन है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। उससे पहले आप एक बात समझो। भाई क्या बात समझे? ये बात समझिए आप, जो कैटायन होते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, कैटायन होते हैं वो अपने एटम से छोटे होते हैं।
इट्स एटम। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है कि कैटायन का जो साइज होता है वो अपने एटम से छोटा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई कैटायन है आपके पास सोडियम, सोडियम है Na पॉजिटिव। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें केवल 10 इलेक्ट्रॉन है। कितनी शेल है, 2 शेल है। अब इसका जो एटम था वो कौन था, वो Na था। क्लियर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे सर, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह से, और कितनी शेल है, 3 शेल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि Na पॉजिटिव का जो साइज है वो अपने एटम से कैसा होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो कैटायन जो होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जब इनका साइज क्या है, कम है, तो न्यूक्लियस का, इनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के कारण, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स के कारण टाइटली बाइंड होंगे, बहुत मजबूती से आपस में बंधे हुए होंगे। क्लियर। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इस बात को आप समझते हुए चलना, मेरी ये बातें अभी आपको जरूरत पड़ेंगी आगे। देखो, अगर मैं बात करता हूं एनायन की, तो एनायन का जो साइज होगा वो अपने एटम से बड़ा होगा। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें Cl नेगेटिव की, और ये किससे बना है, Cl से बना है। बताइए, ये बात समझ में आ रही है। अब बताओ भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे 287, मगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब कितना हुआ, 288, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए हैं। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वही है 17। क्लियर। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि एनायन का जो साइज होता है वो अपने एटम से बड़ा होता है, और कैटायन का जो साइज होता है वो अपने एटम से क्या होता है, कम होता है। तो अब ये बात आप जान चुके हैं, कैटायन जो होंगे वो साइज में छोटे होंगे और एनायन जो होंगे वो साइज में बड़े होंगे। अब देखिए, जब एनायन साइज में बड़े होंगे तो एनायन में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर कम होगा। मतलब जब इसका साइज बड़ा है और न्यूक्लियस से दूरी भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, तो एनायन के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल है, जो उसकी वैलेंसी शेल है, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से वो कैटायन की तरह टाइटली बाइंड नहीं होंगे, मजबूती से बंधे हुए नहीं होंगे। क्लियर। जबकि कैटायन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल के, उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो वहां पर क्या होंगे, वो मजबूती से बंधे हुए होंगे। उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से न्यूक्लियस से अटैच होंगे, जबकि एनायन में ऐसा नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, इस समय आप ये कैटायन देख रहे हैं और ये एनायन देख रहे हैं। हमने क्या माना, ये क्या है, स्फीरिकल है, मतलब ये गोल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का अब इस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। क्लियर। अभी किसी में भी डिफॉर्म, डिस्टॉर्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अभी इस समय आप जो देख रहे हो, बिल्कुल ये एनायन है, स्फेरिकल है, और ये कैटायन है, ये भी स्फेरिकल है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, समान है, मतलब सिमेट्रिकल है। क्लियर। अब देखो, जब कैटायन और एनायन पास पास आते हैं, देखिए यहां पर देखो, जब कैटायन, ये एनायन है और ये कैटायन, क्या क्या कर रहा है, ये पास पास आएंगे, तो अब इनमें डिस्टोर्शन शुरू हो जाएगा। कैसे, देखो पहले एक बात समझो मेरी। देखिए, जब आप कैटायन को और एनायन को पास पास लाओगे तो यहां पर आप अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों देखोगे। मैंने क्या कहा, यहां पर आप अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों देखोगे। वो कैसे, जरा ध्यान समझो भाई। देखो, ये जो है, ये क्या है, ये सर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और ये क्या है, ये एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। यहां क्या है सर, कैटायन के इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या है सर, यहां सब क्या है, यहां एनायन के इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, एक बात याद रखो कि भाई जब चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। और जब चार्ज नेगेटिव नेगेटिव होगा तो जब भी तो रिपल्सन फोर्स होगा।
क्लियर। अट्रैक्शन कब होगा, जब ये एक दूसरे के क्या अपोजिट हो, मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा सर, अट्रैक्शन फोर्स होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो सुनो, तो जब इन दोनों आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर आप रिपल्सन फोर्स देखोगे। क्लियर। अब देखो ये इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव और ये इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव, दोनों के बिटवीन आप क्या देखोगे, आप सर रिपल्सन फोर्स देखोगे। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई एटॉम और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यहां आप क्या देखोगे, अट्रैक्शन फोर्स देखोगे। इसी तरह से अगर बात करूं भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की अगर हम बात करें तो यहां क्या देखोगे सर, आप यहां पर आप अट्रैक्शन फोर्स देखोगे। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि यहां पर 4 टाइप के फोर्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें 2 अट्रैक्शन फोर्स और 2 रिपल्सन फोर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर। अब मैं यहां पर आपको एक बात समझाऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, क्या पूछूं मैं आपसे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है। देखो बस आप एक बात याद रखो कि जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स जिस डिस्टेंस पर बैलेंस हो गए, मैंने क्या कहा, जब अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जिस डिस्टेंस पर बैलेंस हो गए वो ही क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो अगर मैं कह दूं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज ए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, कि जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। मैंने क्या कहा, समझ में आई बात। अब देखो एक बात समझो इस तरह से, भाई ये आपका जो है कैटायन है और ये आपका मान लो एनायन है। क्लियर। ये उनकी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं इन 2 आयन को इस डिस्टेंस के पास पास लाऊंगा, मतलब इनको यहां पर पास पास लाऊंगा, तो यहां पर आप इस डिस्टेंस पर आप क्या देखोगे, रिपल्सन देखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर, जब हमारे कैटायन और एनायन है, अगर हम उस डिस्टेंस पर उन दोनों को पास पास लाएंगे तो वहां पर रिपल्सन फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। क्लियर। अब देखो, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भाई ये आपकी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मान लिया हमने इस तरह से। अब इस डिस्टेंस से अगर हम इन दोनों को दूर लेकर जाएं, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से हम अपने कैटायन और एनायन को दूर लेकर जाएंगे तो हमें अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कितनी बढ़िया बात है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, जहां पर ये दोनों फोर्स, जो रिपल्सन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स है, वो बैलेंस हो जाते हैं। और अगर हम उस डिस्टेंस पर उन कैटायन एनायन को पास पास लाएंगे तो वहां पर रिपल्सन फोर्स देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम उस डिस्टेंस से उन दोनों को दूर लेकर जाएंगे तो हमें अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। बताइए समझ में आ गई क्या होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, सही बात। इसी तरह से जो एनायन का न्यूक्लियस है वो कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मगर कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बहुत ज्यादा क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि एनायन जो होगा वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं कर पाएगा, अभी मैंने आपको यही बताया था कि देखिए कैटायन पर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्या है, अटैच्ड है। किसके, कैटायन के। और जबकि एनायन के आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये होगा कि आप क्या देख रहे हो कि एनायन का जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस तरह से, देखो ये मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये क्या हो गया, कैटायन के तरफ आ गया। क्लियर। देखिए जबकि अगर हम देखें तो जो हमारा एनायन है, नॉर्मल एनायन शेल ये है, देखिए मैं लिख भी दिया है कि नॉर्मल एनायन शेल हमारी ये वाली है। और जबकि देखो ये क्या हुई, जो यहां पर जा रही है, ये आपकी डिफॉर्म या डिस्टॉर्टेड एनायन शेल है। किसने खींचा, कैटायन ने अपनी तरफ इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर। अब देखिए वैसे तो आप देखोगे तो कैटायन को इस तरह से नहीं दिखाया जाता है,
मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है नहीं दिखाया जाता, मगर फिर भी थोड़ा सा वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करता है, एनायन कैटायन का अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैंने इस तरह से ये थोड़ा सा आपको दिखा दिया है, क्लियर। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि भाई जब अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, बढ़ गई। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कैटायन और इस एनायन के बीच में क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाती है, और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो गई तो समझ लो कौन से बॉन्ड बन गए, कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। तो इस प्रकार से यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कि यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ गए हैं, क्लियर। आप जरा ध्यान से सुनो बात। अब क्या बात सुनो सर, देखो कैटायन ने क्या करा, एनायन को डिस्टॉर्टेड किया, डिफॉर्म किया, या मैं ऐसे कह दूं कि कैटायन ने एनायन को पोलराइज किया। जरा बात ध्यान समझो, किसने करा, कैटायन ने एनायन को डिफॉर्म किया या डिस्टॉर्टेड किया, या मैं कह दूं पोलराइज्ड किया। किसने करा, कैटायन ने, क्लियर। हुआ कौन, हुआ सर एनायन। करा किसने, कैटायन ने। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं बात समझाना जा रहा हूं आपको, इसलिए ये बात बता रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं कि कैटायन ने एनायन को क्या करा, पोलराइज करा। एनायन को पोलराइज किसने करा, कैटायन ने, क्लियर। अगर बात ध्यान समझो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखिए कैटायन की बात चल रही है, लेस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसमें डिस्टॉर्शन कैसा होता है, बहुत कम होता है। और जबकि अगर हम बात करें एनायन में, तो एनायन में डिस्टॉर्शन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का वो बहुत ज्यादा होता है। कैटायन देखिए, मोर पोलराइजिंग पावर। अब मैं ये तो आपको बताना चाह रहा था कि मोर पोलराइजिंग पावर, मतलब पोलराइजिंग पावर क्या होती है। देखिए पोलराइजिंग पावर वो पावर होती है कि जब कोई आयन, जनरली कैटायन, किसी दूसरे आयन के, जनरली एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्टेड कर देता है, डिफॉर्म कर देता है, मतलब एनायन को पोलराइज कर देता है। तो एनायन को पोलराइज करने की जो पावर है वो ही क्या कहलाती है, पोलराइजिंग पावर कहलाती है। बताओ समझ में आ गई। मतलब कैटायन की वो पावर जो एनायन को पोलराइज कर दे उसे हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर। बस इतना याद रख लो, क्लियर। मैंने क्या कहा, कैटायन की वो पावर जो एनायन को पोलराइज कर दे, डिफॉर्म कर दे, डिस्टॉर्टेड कर दे, वही क्या है, पोलराइजिंग पावर है, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म करा है, डिस्टॉर्टेड करा है, एनायन को क्या कर दिया, इसने पोलराइज कर दिया है। तो इसीलिए कैटायन की पोलराइजिंग पावर कैसी होगी, मोर होगी। सर एनायन की नहीं होगी। देखिए एनायन की भी होती है, मगर एनायन ने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इतना डिस्टॉर्टेड नहीं करा है। और क्यों नहीं कर सकता वो मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए यहां पर जो पोलराइजिंग पावर होगी वो बहुत क्या होगी, लेस होगी, लेस पोलराइजिंग पावर होगी। किसकी, एनायन की। इतनी बात समझ में आ गई। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बात समझ में आई। अच्छा अब देखो आगे, ये जो टर्म है कैटायन के, क्लियर। मैं लिख देता हूं, ये कैटायन के हैं और ये हैं आपके एनायन, क्लियर। देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, लेस पोलराइजेबिलिटी। अब पहले समझो पोलराइजेबिलिटी क्या है। देखिए पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी वो होती है, वो टेंडेंसी होती है किसी आयन का, जनरली एनायन का, किसी आयन द्वारा, जनरली कैटायन द्वारा डिस्टोर्शन हो जाना, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टोर्ड हो जाना, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना, या कह दो उस आयन का पोलराइज्ड हो जाना ही क्या कहलाता है, उस आयन की पोलराइजेबिलिटी कहलाता है, क्लियर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए तो अब देखिए भाई, पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना। तो एनायन में तो क्या हुआ है, कैटायन में क्या हुआ, बहुत कम। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लेस
पोलराइजेबिलिटी होती है। और जबकि एनायन में आप क्या देख रहे हो, बहुत ज्यादा हुई है डिस्टॉर्शन, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मोर पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन के अंदर। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो इन सब बातों को समझने के बाद अगर हम कहें कि भाई पोलराइजिंग पावर जो वाला जो टर्म है वो किसके लिए बोला जाएगा, वो हम बोलते हैं कैटायन के लिए। सही है। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए बोला जाता है, कैटायन के लिए। और पोलराइजेबिलिटी जो टर्म है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, एनायन के लिए। जबकि अभी आपने देखा ऐसा नहीं है केवल कैटायन के अंदर ही क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है, या एनायन के अंदर ही पोलराइजेबिलिटी होती है, दोनों के अंदर होती है। मगर कैटायन के अंदर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, जिसके कारण वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्टेड कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म कर देता है। क्लियर। और एनायन के अंदर पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसीलिए हम जनरली पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज करेंगे, कैटायन के लिए यूज करेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कैटायन के अंदर पोलराइजेबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना डिस्टॉर्ट नहीं होता है, बहुत कम डिस्टॉर्ट होता है। जबकि एनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इसीलिए हम पोलराइजेबिलिटी का जो टर्म है वो एनायन के साथ जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये जाना कि पोलराइजिंग पावर वो पावर होती है जो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्टेड कर देती है, डिफॉर्म कर देती है। और पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कैटायन द्वारा एनायन का पोलराइज्ड हो जाना, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का टूट जाना, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्टेड हो जाना। क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होता है। या हम देखिए उसके लिए बोल सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन का मतलब भी यही है। क्लियर। आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं। देखो पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी तो उतने ही कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। उसी तरह से पोलराइजेशन ऑफ एनायन या पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतने ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर किसी बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, किसी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, तो उनके आने के कारण ये दोनों हैं। क्लियर। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी उसमें ज्यादा आएंगे। तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी या पोलराइजेशन ऑफ एनायन ज्यादा होगा तो उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर सर हमें यह बात पता चल रही है कि डिस्टॉर्शन इन वैलेंसी शेल, क्या कहा मैंने, इन वैलेंसी शेल, कोवैलेंट शॉर्ट लिखो, सही है, सीसी लिखे हम, कोवैलेंट कैरेक्टर याद रखना, सीसी बोले तो कोवैलेंट कैरेक्टर। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर वैलेंसी शेल में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा तो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे। तीन बातें याद रखो भाई, डिस्टॉर्शन अगर वैलेंस शेल में ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। अब सर पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ऑफ एनायन या पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। तो बस आप दो वर्ड याद रखिए, क्या याद रखिए, कैटायन, सर ये तो हमारे अभी याद ही हो गए, कैटायन और एनायन। इसका मतलब क्या है, देखिए कैटायन का साइज जितना कम होगा, जितना कैटायन छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसका उल्टा कर दो कि एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा तो उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, उसमें पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। अब कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, जितना छोटा हो कैटायन उतना ही ज्यादा उसके अंदर पोलराइजिंग पावर होगी। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा तो उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन ऑफ एनायन होगी। अब एक बात याद रखो भाई, कैटायन पर चार्ज, हाई चार्ज, जितना हाई चार्ज होगा, इतना हाई चार्ज होगा, जैसे अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, और यहां पर बात करूं Al ट्रिपल पॉजिटिव, तो सबसे ज्यादा हाई चार्ज किसका है, एल्युमिनियम का है, इसका है।
मैं ये बात कर रहा हूं जिस पर हाई चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। और यहां पर भी हाई चार्ज। ये क्या बात सर? देखो एक बात बताएं आपको, देखो कैटायन में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसका साइज उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। ये बात आपको याद होगी, क्लियर? तो इसीलिए हाई चार्ज होगा तो कैटायन उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह यहां पर एनायन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर क्या चला जाएगा, हाई चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो बस इस बात याद रखो कि एनायन का साइज कब बड़ा होगा, जब उस पर चार्ज ज्यादा हो। तो आप ये दो बातें याद रखेंगे कि कैटायन पर साइज कम और चार्ज ज्यादा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। एनायन का साइज क्या ज्यादा और चार्ज भी क्या ज्यादा। ये भी चार्ज ज्यादा है और यहां भी चार्ज क्या है, ज्यादा है। ये चार्ज ज्यादा तो इसकी क्या होगी भैया, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ एनायन भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो आपने जान लिया कि पोलराइजिंग पावर क्या है और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है। तो किसी कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाना हमें बताता कौन है, फेजान रूल बताता है। और आज आपने जो पढ़ा है ये फेजान रूल का ही बेसिक कंप्लीट कर लिया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेजान रूल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फेजान रूल के बारे में जानेंगे। तो आपको अब किस तरह से लिखना है समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, चलिए आप नोट करिए। तो देखिए इतना तो हम समझ गए हैं कि कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता और कोई कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। तो जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर? तो और बातें हम फेजान रूल में समझेंगे। अब तक हम इतना समझ चुके हैं। तो चलिए फिर अब इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। ये है आपका पोलराइजिंग पावर। द पावर ऑफ एन आयन जनरली कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर आयन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ दैट आयन। क्लियर? ये तो हमने समझा था। देखिए पोलराइजिबिलिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन जनरली एन आयन टू बीकेम डिस्टॉर्ट पोलराइज्ड या पोलराइज्ड बाय अदर आयन जनरली कैटायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिबिलिटी। क्लियर? चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो देखिए इस बात को भी आप समझ लीजिए। वैसे तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि यह है क्या, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज़ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ऐसे कह लो, चार्ज अगर ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और अगर साइज़ ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। क्लियर? चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नोट कर ली और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले उन दोनों की डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद आपको ये लिखना है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 जो हमने पढ़ा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी के बारे में। तो अब फेजान रूल पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हमने उसका बेस क्या कर लिया है, मजबूत कर लिया है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे फेजान रूल के साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ। तो आप अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।